पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को शुरू किया था और शुरू करने के साथ साथ हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन भी देखा था इस चैप्टर का। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में एक इंसान हमारे लिए थे इम्पोर्टेंट, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड जी, है ना, जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इस चैप्टर में हम लोगों को दिया है, जिन्होंने हमको ये बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक है। और बल्कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था, ऐसे हवाबाजी में नहीं, बहुत ही प्रूफ के साथ उन्होंने बताया था। और इतना बढ़िया है उसका एक्सपेरिमेंट कि उनको हम लोग आज भी पढ़ रहे हैं, आने वाला जनरेशन भी पढ़ेगा, और जो बीत गया उन्होंने भी पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम लोग शुरू कर चुके थे। और ओरेस्टेड जी का जो कंट्रीब्यूशन था बेसिकली वो भी हम लोग इसमें जान चुके थे। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को हम लोग आज और आगे बढ़ाएंगे, एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। इस टॉपिक में ना बेसिकली हमारा ध्यान दो ही चीजों के ऊपर रहेगा, और जो कि आपके टॉपिक में भी लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। पहला हमारा मेन टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड पे होगा और दूसरा होगा फील्ड लाइंस। लेकिन किसका फील्ड लाइन? मैग्नेट का। ठीक है, बेसिकली इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब चूंकि इसमें दो चीज है, एक है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो दोनों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे आराम से। और लास्ट में फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टी है, 4-5 प्रॉपर्टी है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन शुरू करते हैं हम लोग अपना क्लास आज का यहाँ से। देखा जाए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ ही नहीं पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे समझिए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को ना समझने से पहले थोड़ा सा आप याद करो, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो उसका एक अलग फील्ड होता है, हॉकी खेलते हैं तो उसका भी एक फील्ड होता है, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, कुछ भी आप खेलते हो तो उसका एक फील्ड होता है। मतलब कि उसी के दायरे में रह के आपको खेलना पड़ता है, उसके बाहर आप जाते हैं तो आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का यहाँ पे मैग्नेट का भी अपना एक फील्ड होता है। मैग्नेट का भी अपना एक फील्ड होता है। इसका सिंपल सा मतलब आप ये समझो कि जहां पे आप मैग्नेट रख दो, वो ना अपने कुछ दूर तक अपना फोर्स लगाता रहता है, और उस बीच में यदि जरा सा भी हमारा कोई मेटल वाला बॉडी आ गया, उसको अपनी ओर फटाक से खींच भी लेता है। आपने ऐसा गौर भी किया होगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा उसके बारे में देखा जाए कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट in which the force of magnet can be detected is said to have a magnetic field। यानी कि चलिए मान लीजिए कि हमारा ये एक बार मैग्नेट है, सपोज कीजिए कि हमारा मैग्नेट है, और चूंकि मैग्नेट है तो ज्यादा दूर नहीं, इसके बिल्कुल आजू बाजू में एक फोर्स लगा रहता है हमेशा। जो फोर्स लगाता कौन है? ये मैग्नेट खुद लगाता है ना। और इस रीजन में यदि हमारा कोई भी मेटल का बॉडी आ गया, जैसे मान लीजिए हमारा स्केल स्टील का बना हुआ है तो ये मेटल है, इसके बीच में यदि आ गया ना तो फटाक से इसको अपनी ओर खींच लेता है। उसी रीजन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि इसका एक छोटा सा एक क्या है? फील्ड है। जिस फील्ड में यानी कि जिस दायरे में यदि कोई मेटल वाला बॉडी आ जाएगा तो ये मैग्नेट उसको अपनी ओर फटाक से खींच लेगा। तो उसी फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे? उसी रीजन को क्या कहेंगे? उसी सराउंडिंग को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। सिंपल सी बात है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा, बचपन में आप लोग करते थे ना, हम लोग भी बहुत किए हैं बचपन में। क्या करते थे? सिक्का रख देते थे और उसके नजदीक जैसे जैसे चुंबक को आगे बढ़ाते थे, एक समय में आने के बाद बिना सटाए सिक्का फटाक से इधर चिपक जाता था चुंबक में। तो वो क्यों चिपका? क्योंकि मैग्नेट के आजू बाजू एक हमारा फोर्स लग रहा था, जो कि चुंबक ही लगा रहा था। और उस फोर्स के दायरे में यदि कोई चीज आ जाता है, खास करके मेटल वाला ऑब्जेक्ट, तो फटाक से खिंचा जाता है अपनी ओर। उसी को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। हालांकि एक बात आप याद रखिएगा, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में टेस्ला वर्ड नहीं मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट खास करके हमने एडिशनल आपके लिए लिखा है। ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा यदि मान लीजिए एग्जाम में आ जाए, हालांकि एनसीईआरटी के बाहर तो आएगा नहीं कुछ भी, लेकिन भाग भरोसे मान लीजिए यदि आपसे पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। बस ये वाला पॉइंट आपका एडिशनल पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। तो बस आपको ये याद रख लेना है कि दी SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 kg, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, उसी प्रकार का हमारा मैग्नेटिक फील्ड का भी अपना एक SI यूनिट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। और डिनोट कैसे करेंगे? कैपिटल T से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 kg, 1 मीटर, उसी प्रकार से हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे
1T का मतलब हो गया 1 टेस्ला, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये टेस्ला किनके नाम पे रखा गया था? इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। इतने महान साइंटिस्ट है ना जिनके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कभी आपको मौका मिले, हालांकि हम बताएंगे तो शब्द कम पड़ जाएगा इनके बारे में, कभी आपको मौका मिले फ्री टाइम में इनके बारे में आप गूगल करना, आपको पता चलेगा फिजिक्स की दुनिया में इस इंसान का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिजिक्स की दुनिया में तो है ही, और खास करके ये जो आपका मैग्नेट आप पढ़ रहे हैं, मैग्नेट में भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट है उसको हम लोगों ने निकोला टेस्ला जी के नाम पे रख दिया, और उसका SI यूनिट क्या बन गया? टेस्ला बन गया। एग्जाम्पल के तौर पे 1T, 2T, 4T, कुछ भी आप लिखो, बस लास्ट में T लगा देना तो पता चल जाएगा कि ये किसका बात कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के SI यूनिट का बात कर रहा है। यदि पूछे ये किसके नाम पे रखा गया तो आप बताइएगा कि निकोला टेस्ला जी के नाम पे रखा गया था। बहुत महान साइंटिस्ट थे ये। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स के दुनिया में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। आगे अगला है इसमें, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच आ नॉर्थ पोल ऑफ द कॉम्पस निडल मूव्स इनसाइड इट। इसका मतलब क्या हुआ? हालांकि ये वाला स्टेटमेंट ना अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मान लीजिए क्या हो रहा है। सपोज कीजिए, इसको समझाने के लिए ना एक छोटा सा डायग्राम आप देखो बस। मान लीजिए कि ये आपका कॉम्पास है, सपोज करो कि आपका कॉम्पास है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ओके, मान लीजिए कि आपका निडल अभी बिल्कुल नॉर्थ और साउथ के बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है, लेकिन आपका निडल जो है ना इधर मूव करने लगा। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका निडल इस तरीके से मूव करने लगा, इधर झुक रहा है, यानी कि नॉर्थ पे था वो, नॉर्थ और साउथ इस पे इस तरीके से था, अब वो धीरे धीरे ईस्ट की ओर ऐसे आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? निडल का डायरेक्शन जिधर होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। जैसे अभी आपका ये निडल कॉम्पास का इस तरीके से नॉर्थ और साउथ पे रखा हुआ था, धीरे धीरे ये हमारा ईस्ट की ओर आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि यदि कॉम्पास हमारा, कॉम्पास का निडल ईस्ट की ओर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर है? इधर है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। कोई डाउट नहीं इसमें। वही बात इसमें कहा गया था कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ द कॉम्पास निडल मूव्स इनसाइड इट। तो जिधर आपका कॉम्पास का निडल मूव करेगा उधर ही हमारा डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। हालांकि इसको अभी हम लोग यहाँ पे और समझेंगे, एक डायग्राम आपका यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन क्या ये समझ में आया आपको? बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट है वो टेस्ला है, यानी कि ये 1T आपका क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और अभी तुरंत आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक खास डायरेक्शन भी होता है। तो हम किधर की ओर आपको ले जाना चाहते हैं पता है? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड? वही चीज हम आपको बताना चाहते हैं। देखो, so the magnetic field is a vector quantity because it has both magnitude as well as direction। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। आपको दो प्रकार का क्वांटिटी हमने पढ़ाया है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। तो जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, एक डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में ये दोनों चीज नहीं होता, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो मैग्नीट्यूड रहेगा या फिर डायरेक्शन रहेगा, लेकिन दोनों क्या रहेगा उसमें? नहीं, उसमें दोनों नहीं रहता। तो बताइए, यहाँ पे अभी आपने तुरंत देखा कि एग्जाम्पल के तौर पे 1T लिखा हुआ है, मतलब ये किसको दर्शा रहा है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू को तो दर्शा रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया ये हमारा। और अभी आपने तुरंत देखा कि जिधर हमारा कंपास का नीडल मूव करेगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। तो क्या इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों आया, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो यदि आपसे कोई सवाल पूछे, हालांकि देखो कितना सिंपल लग रहा है देखने में ना, बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इन्हीं के बीच बीच से कहीं कहीं से उठा के सवाल आपके लिए क्रिएट कर दिया जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ यदि हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्यों है भाई? जरा इसके पीछे रीजन क्या, जरा बताओ। तो आप यहाँ पे ये बताना पड़ेगा आपको
कि मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट भी होता है। एग्जांपल के तौर पे 1T 2T जो किसको दर्शा रहा होता है, एक मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा होता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शा रहा होता है। पहला आपने ये जवाब दिया। दूसरा आपका जवाब ये होगा कि जिस तरफ हमारे कॉम्पास के नीडल का डायरेक्शन होता है उधर ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। तो इस तरीके से आपके पास एक मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। अब जब दोनों चीज हमारे पास रहता है तो हमारा ऑटोमेटिकली वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो ऐसा यदि सवाल आ जाए तो आप इसको बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों में कोशिश कीजिएगा लिखने का। लेकिन क्या आपको समझ में आया पहले कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे किसी को कोई डाउट रहा है तो जरा पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सिंपली आपने मैग्नेटिक फील्ड में क्या देखा? मैग्नेटिक फील्ड का सिंपली आप मतलब ये समझना कि इमेजिन कर लेना कि एक मैग्नेट रहेगा और मैग्नेट के चारों तरफ, ज्यादा दूर तक नहीं, कम ही दूर तक मैग्नेट के चारों तरफ क्या रहता है, एक फोर्स रहता है। जिस दायरे में यदि कोई मेटल बॉडी आ जाता है तो अपनी ओर ऑटोमेटिक खींचा जाता है मैग्नेट की ओर। तो उसी दायरे को, उसी सराउंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये क्या होता है जरा इसके बारे में भी देख लो। देखो इसमें एक ही लाइन है और इसी से आप पूरा समझ जाओगे। एन इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये एक्चुअली में एक इमेजिनरी लाइन है। हकीकत में ये होता नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा धरती जो है यानी कि अर्थ जो है उसके बीचों बीच से एक जो लाइन गुजरता है उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर, और वे हमारे धरती को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। लेकिन क्या एक्चुअली में कुछ ऐसा इक्वेटर जैसा होता है क्या? नहीं, वो भी एक इमेजिनरी लाइन होता है। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ये कोई एक हकीकत वाला लाइन नहीं है कि आपको आप मैग्नेट उठाए हो और इसमें आपको एक दिख जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। मतलब मैग्नेट को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम लोग एक इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ इसके पास क्या एक लाइन है, लेकिन क्या वो हकीकत में होता है? नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एन इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है, विच रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो किसको दर्शाता है, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। किसके चारों तरफ? मैग्नेट के चारों तरफ। उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक ना एग्जांपल आपको दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, मान लीजिए, हालांकि इसका प्रॉपर डायग्राम हमारे पास यहाँ भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाते हैं पहले। यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। अब चूंकि हमारा ये क्या एक बार मैग्नेट है, तो इसके यहाँ पे आजू बाजू में क्या होगा, एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को एक लाइन से यदि शो कर देते हैं ना, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज करो इस तरीके से, ये क्या है आपका, बताओ जरा। ये आपका मैग्नेटिक, बताते हैं एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सिंपली। थोड़ा सा इसको आप और करना चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ये आपका मैग्नेट है, और ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं डॉट डॉट, इस दायरे के अंदर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे पहले ये बताओ? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। और इसी फील्ड को हमने लाइन से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, वही हमारा कहला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जिस लाइन से आप मैग्नेटिक फील्ड को शो कर दो वही आपका कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सिंपल। लेकिन क्या ऐसा कुछ हकीकत में आपको दिखेगा मैग्नेट जब आप हाथ में लोगे तो? नहीं, ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप मैग्नेट हाथ में लेते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि ऐसा ही एक इमेजिनरी लाइन आपके हाथ में बनता है। और हकीकत में ऐसा बनेगा कब पता है? जब आप जैसे मान लो एक बार मैग्नेट लो, उसके ऊपर ना आयरन का कुछ, आयरन फिलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, आयरन फिलिंग मतलब आयरन का बहुत ही बुरादा, उसके ऊपर ऐसे छिटोगे ना, ऐसा ही स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा। बनेगा जरूर, लेकिन क्या हकीकत में आपको दिखेगा कि मैग्नेट है तो वहां पे ऐसा लाइन दिख रहा है हमको? नहीं, वो एक इमेजिनरी लाइन होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस यही था हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको आप ऐसे याद रखना कि यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को
एक लाइन से जब रिप्रेजेंट कर देते हैं उसके चारों तरफ, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन ये होता नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन होता है। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ना अपना कुछ प्रॉपर्टी होता है, और ये प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखे हैं, और इन 5 को आप याद मत करना, समझ लेना, ठीक है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर में याद करने वाला है ही नहीं, बस आपको समझना है चीजों को। इसी प्रकार का डायग्राम आपके पास यहाँ भी दिख रहा होगा। चलिए इसी को हम लोग लेके ये पूरा प्रॉपर्टी समझ लेंगे, ठीक है। देखते चलिए बहुत ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ खासियत होता है, इसका कुछ फीचर्स है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको ये एज्यूम क्या करना है कि ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल है तो इधर हमारा एक साउथ पोल है, और ये जो बना हुआ है ये बेसिकली क्या है जरा बताओ? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना हुआ है, ठीक है। इतना आपको समझ के चलना है, और ये बुक आपके डायग्राम में भी दिया हुआ है। पहला पॉइंट देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कहा जा रहा है आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। एक एक स्टेटमेंट को आप पढ़ो और डायग्राम को भी देखते चलो, आपको ना हर चीज समझ में आएगा अपने आप। देखो यहाँ पे क्या कहा है, आउटसाइड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के बाहर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। चलो इसको ध्यान से देख लो पहले और समझते हैं। मैग्नेट के बाहर ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, केवल आप ये देखो, आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है बताओ तो? नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ की ओर जा रहा है। ऊपर में भी आप देखोगे तो नॉर्थ से निकल रहा है और ये साउथ की ओर जा रहा है। नीचे में भी आप देख लो, नॉर्थ से निकल रहा है तो ये हमारा साउथ की ओर जा रहा है। हालांकि इसको आप और आगे ऐसे बढ़ाएंगे, इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते ऐसे जाओगे ऊपर ऊपर, ऐसे होते होते देख लो फिर से बन गया हमारा, ऐसा बन गया ना। तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? नॉर्थ से साउथ होता है, मैग्नेट के बाहर, ठीक है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। लेकिन यदि मैग्नेट के अंदर का बात करें, क्या अंदर में आपको कुछ दिख रहा है? लाइन दिख नहीं रहा है, लेकिन आप खुद जरा सोचो, यदि हमारा ये यहां से निकला है तो इसके अंदर भी तो होके जाएगा ना ये, बिल्कुल। तो इसके अंदर का बात करेंगे, पहले इसके बाहर का देख लो। बाहर का बात करें तो ये निकल रहा है नॉर्थ से और जा रहा है साउथ में, बिल्कुल। लेकिन ये एंटर भी तो करेगा मैग्नेट के अंदर, तो जब ये अंदर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। बाहर में नॉर्थ से साउथ, लेकिन जैसे ये मैग्नेट के अंदर एंटर करेगा वो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा, और ये ऐसे जाते जाते ऐसे हर बार ये घूमता रहता है, इस तरीके से घूमता रहेगा। तो बताओ जब ये पूरा इस तरीके से घूमता रहेगा मैग्नेट के बाहर और अंदर, बाहर और अंदर, तो क्या बनेगा? एक क्लोज्ड कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लोज कर्व मतलब एक बिल्कुल सर्कल टाइप बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, क्लोज कर्व बन जाएगा, सिंपल सा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हालांकि आपको दर्शाने के लिए केवल यहाँ पे हमने ऐसा बनाया है, आप चाहो तो इसके अंदर भी बना सकते हो इस तरीके से, हाँ या ना? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन गंदा ना लगे इसलिए हमने यहाँ पे नहीं बनाया है, ठीक है। तो इसको आप फिलहाल रहने दो, लेकिन आपने समझ लिया है कि अंदर भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो पहला प्रॉपर्टी कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ रहता है, पहला। दूसरा क्या? मैग्नेट के अंदर, एक इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ रहता है। तीसरा, क्योंकि ये पूरा नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ करता रहता है हमेशा, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या बन जाता है? क्लोज्ड कर्व बन जाता है, ठीक है। तीसरा ये हो गया हमारा। अब चौथा पे आ जाओ, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इसी से हमारा एक सवाल भी बनता है, अभी आपको बताएंगे। No two magnetic field lines can ever intersect each other at any point। अब जरा ध्यान से देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, और भी बहुत सारे होंगे। समझाने के लिए हमने आपको केवल ऊपर 3 और नीचे 3 बनाया है। लेकिन आपको लग रहा होगा ना कि सर जब इतना सारा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो हो सकता है कि एक दूसरे के साथ जाकर टकरा जाए। हालांकि सब कैसे जा रहा है? सब ऐसे जा रहा है, इस तरीके से सब जा रहा है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा ना कि सर हो सकता है कि कभी ना कभी एक वाला दूसरे के साथ जाकर टकरा जाए, इस तरीके से कुछ हो जाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा खूबसूरती यह है कि एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, यानी कि टकराएगा ही नहीं। और यहाँ पे ना सवाल भी कई बार से बेसिक पूछा है कि बताओ दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में टकरा क्यों नहीं सकता, तो इसी में जवाब छुपा हुआ है। देखो, इफ दे डिड, मान लीजिए कुछ देर के लिए कि यदि वो टकरा जाता है,
If they did, it means that at the point of intersection, the compass needle would point towards two directions, which is not possible. जैसे ना इसको बड़ा नॉर्मल तरीके से आप ऐसे समझो, यदि हमारा एक नॉर्मल बार मैग्नेट है, मान लो कि अभी कुछ नहीं है, हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाइन कुछ नहीं है, सिंपल सा हमारा एक बार मैग्नेट है, और मान लो कि हमारे पास हाथ में एक कॉम्पास है, मान लीजिए। तो कॉम्पास को यदि हम इस मैग्नेट के पास लेके जाएंगे ऐसे, तो हमारे कॉम्पास के निडल में क्या देखने को मिलेगा? आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन क्या डिफ्लेक्शन आपको एक वक्त में एक ही तरफ दिखता है कि दो दो बार दिख जाता है? एक ही तरफ दिखता है। लेकिन मान लीजिए कि आपका ये लाइन इससे टकरा जाए, तो आपका कॉम्पास निडल आपको कितना डायरेक्शन शो करेगा? एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा शो करेगा। लेकिन क्या कॉम्पास में कभी भी एक बार में डायरेक्शन एक से ज्यादा शो हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गया, और इसी प्रॉपर्टी में आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी छुपा हुआ है। तो यहां पे आप दोबारा इसको समझ लीजिए। पहला तो ये हो गया कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में टकरा नहीं सकता, पहला ये हो गया हमारा। और यदि टकराता है, मान लीजिए यदि टकराता है, तो जहां पे हमारा दो लाइन आपस में टकराएगा, वहां पे कंपास का निडल दो डायरेक्शन को शो करेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता भाई। कंपास में अभी आपने कभी देखा है क्या कंपास का निडल एक ही बार में दो दो डायरेक्शन शो कर रहा हो, ईस्ट और वेस्ट दोनों शो कर रहा हो? ऐसा कभी नहीं होता। वो एक ही डायरेक्शन को हमेशा शो करेगा, जिधर ये वाला फेस रहेगा उधर ये वाला डायरेक्शन रहेगा। ऐसा क्या आपको दो को दिखता है? कभी नहीं दिखता। लेकिन अब इससे सवाल कैसे बनेगा? अब ये भी समझ लो। इससे सवाल ये बनेगा कि क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट कर सकता है? यदि हाँ तो क्यों, यदि ना तो क्यों? तो आपको जवाब यहां पे देना पड़ेगा। मेन आपका ना ये वाला छुपा हुआ है आंसर, यहां से लेकर यहां तक। इफ दे डिड, इट मींस दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये इसका सबसे बेस्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो याद रखिएगा, चौथा प्रॉपर्टी हो गया। पांचवा और सबसे लास्ट है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्ग इफ दे आर क्लोजर एंड वाइस वर्सा। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के नजदीक आपको फोर्स कैसा दिखता है? ज्यादा या कम? ज्यादा दिखता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस मैग्नेट से दूर भागते हैं, इसका फोर्स घटता रहता है या बढ़ता जाता है? घटता रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में यदि एक सिक्का है, मान लीजिए कि हमारे हाथ में एक सिक्का है, यदि मैग्नेट के बहुत नजदीक है तो तुरंत ये अपने ओर खींच लेगा। मतलब कि नजदीक में इसके पास स्ट्रॉन्ग, मतलब इसके पास फोर्स ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे ना, फोर्स हमारा घटता जाएगा, और एक समय पे आप इसको यहाँ पे रखो या फिर यहाँ पे रखो, या जल्दी खिंचाएगा नहीं। लेकिन जैसे जिसके नजदीक आते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जैसे आप मैग्नेट के नजदीक आते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नजदीक आते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होता रहता है, और जैसे जैसे आप इससे मैग्नेट से दूर भागते हैं, दूर जाते हैं, इसका पावर कम होता जाता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग बचपन में करते थे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चले, ये 5 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और जब भी थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बात हो एग्जाम में, मान लीजिए आ जाए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि डायग्राम बना दिया जाए। ठीक है, डायग्राम से ना बहुत कुछ समझ में आराम से आ जाता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो पहला एक बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसको एक बार फिर से पढ़ो, फिर से रिवाइज कर लो फटाक से। पहला चीज ये कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ रहता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, पहला। दूसरा, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ रहता है। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड एक कर्व लाइन होता है, कर्व होता है मतलब कि गोल हो जाता है हमारा। और चौथा, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। यदि करेगा तो वहां पे दो डायरेक्शन को शो करेगा कंपास का निडल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और इसी में आपका क्वेश्चन भी छुपा हुआ था, वो भी हमने आपको बता दिया। और पांचवा ये कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक आओगे, उसका स्ट्रॉन्गपन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे उससे दूर भागोगे, उसका स्ट्रॉन्गपन खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, बस ये 5 प्रॉपर्टी आपके सामने लिखा हुआ था। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोग एक बार सबसे पहला इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसी तरीके से कॉपी में इसको नोट भी कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आपके लिए। तो आज हमने बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत ही सिंपल भी आप कह सकते हैं, टॉपिक का नाम था मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। इसको हम लोगों ने आज कंप्लीटली खत्म किया है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट रहे तो बेझिझक आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये चैप्टर ना आप लोग इस तरीके से समझिए, मतलब ये चैप्टर आपको ना बहुत ज्यादा नंबर दे सकता है एग्जाम में। पहला बात तो ये कि इसमें आपका एक भी फॉर्मूला नहीं है, दूसरा इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात इसमें आपको ना बहुत कुछ याद करने से ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बताओ कुछ याद करने वाला है क्या? याद करने वाला बिल्कुल नहीं है। आप चीजों को समझते जाओ, बस उसको अपने अनुसार थोड़ा सा बस सजा के लिख दो, एग्जाम में अच्छा नंबर मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो कहीं पर डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।